बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। जी, प्रोग्राम में आपको पता है कि एज़ यूजुअल हमारा जो रन डाउन होता है हम आपके साथ वो शेयर करते ही हैं। जी, प्रोग्राम का आगाज़ हम अच्छी बात से करते हैं, ख़बरें होती हैं और इसके साथ साथ अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो माह रमज़ान की मुनासबत से आजकल कुछ मेहमान हमारे साथ हमारे शो में मौजूद होते हैं। शो का हम आगाज़ तो करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरी वार्डरोब देख रहे हैं, जुनैद जमशेद की वार्डरोब है। अगर आपके कपड़े पसंद हैं आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। आगाज़ आज के प्रोग्राम का सबसे पहले आज की अच्छी बात से। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, एक चीज़ का एहतमाम करते रहना वो ये है कि अपनी ताकत के मुताबिक रोज़ेदारों का रोज़ा इफ़्तार करवाने का एहतमाम करते रहना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाएगा, अल्लाह उसे मेरे हाथों हौज़ कौसर का इतना पानी पिलवाएंगे कि जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। इसलिए जितना हो सके रोज़ेदारों का इफ़्तार का एहतमाम किया करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। खबरें कौन सी हैं आज की वो आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब असम्बली में अहम गिरफ्तारियां मुतवक्को, तशद्दुद करने वाले अरकान की गिरफ्तारी का फैसला। शुगर के मरीजों के लिए नई मुश्किल, सर्विसेज अस्पताल में इंसुलिन की फराहमी बंद। फिक्स रेट खत्म करने की तजवीज़, ऑरेंज ट्रेन का किराया 50 रुपये करने की तैयारी। और गर्मी बढ़ते ही बिजली गायब, शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, रिजवान नकवी साहब और अली साई साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल करें आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब असम्बली से खबर है जी, जहाँ तशद्दुद करने वाले अरकान की गिरफ्तारी का अब फैसला कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा जी CCTV फुटेजेस भी सामने है। रिजवान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये CCTV फुटेजेस तो आई हैं, उससे पहले ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं PTI की अरकान असम्बली, ख़वातीन अरकान की जानिब से ये वीडियोस खुद भी वायरल की गई हैं और सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने यानी कायदीन के साथ जो है वो अपने इजहार यकजहती और लॉयल्टी साबित करने के लिए पुलिस वालों पे तशद्दुद करते हुए ये वीडियोस जो हैं फेसबुक पे और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे खुद भी वायरल की हैं। ख़वातीन अरकान जो हैं वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया इस तशद्दुद में और पुलिस वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल, जो कि काम तासुर था कि जी वहाँ पे वोटिंग नहीं होगी या वोटिंग कराई जाएगी ज़बरदस्ती, और बेसिकली ये सब कुछ किया भी वोटिंग को रोकने के लिए, चूँकि अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती थी कि इंतखाब हो, जबकि जो सिटिंग हुकूमत थी वो चाहती थी कि इंतखाब ना हो। इस वजह से वो चाहते थे कि ये पेंडिंग हो जाए तो बेहतर है। इससे पहले अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा था कि जी आप इसको फिल 4 करें, जबकि जो उस दौर की हुकूमत थी वो चाहती थी कि जी 16 अप्रैल को किया जाए। फिर ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के आर्डर आए कि जी आप 16 को करें। उसके बाद भी हंगामा राई का बड़ा खदशा था जिस पे पुलिस तलब की गई थी और पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए जैसे ही वाहन में आई है पुलिस, लोटे लाए गए, जाके स्पीकर पे तशद्दुद करने की कोशिश की गई, बाल खींचे गए, डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे गए दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के। उन्होंने चूँकि अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी कि जी इंतखाब का अमल उन्होंने करवाना था। जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे हैं तो जहांगीर बारा साहब जो हैं PTI के रुकन सूबाई असम्बली, उन्होंने जाके उनकी सीट खींची, उनके बाल खींचे। उसके बाद ये एक हंगामा शुरू हुआ और PTI की जो अरकान असम्बली थी उनकी जानिब से जो पुलिस वाले थे उन पर तशद्दुद की जो वीडियोज़ हैं, ये CCTV फुटेजेस आने से पहले ही उनके अपने मोबाइल कैमरों की वीडियोज़ जो हैं उन्होंने खुद ही वायरल कर दी थी ताकि वो अपने कायदीन को बताएं कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा, ये बड़ा शर्मनाक वाक़या था
नहीं होना चाहिए था। पार्लियामान के अंदर इस तरह से एक तमाशा लगाया गया। अब पुलिस की जानिब से इनकी गिरफ्तारी का प्लान कर लिया गया है। जिस तरह ख़बर के मुताबिक नाम दिए गए इसमें कि जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं, ये वाज़े तौर में उसमें नज़र आ रहे थे वीडियो में कि पुलिस वाले को बाकायदा ये जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। उसके अलावा मोमना वहीद साहिबा का नाम आया है कि जी उनकी जानिब से पुलिस वालों के बाल खींचे गए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ तक आप कहिएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस पे, और ये जो गिरफ्तारियां अहम कहा जा रहा है जिनकी तवक्को है, इसके लिए कितना टाइम फ्रेम दिया जा रहा है? जी ना, बिल्कुल ईवान में जो हुआ 16 अप्रैल को आपने भी देखा कि किस तरह शर्मनाक था। बल्कि कौमी असम्बली के इलेक्शन से लेके सूबाई असम्बली तक जिस तरह लोग परेशान थे और जो सिचुएशन थी वो बड़ी अजीब सी थी और लोग बड़े टेंस थे कि ये क्या हो रहा है हमारे ईवान में। उसमें जब डिप्टी स्पीकर साहब आए तो फिर वहाँ पे हंगामा आराई शुरू हुई, तशद्दुद का जो था वो दौर शुरू हुआ। उसके बाद आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया डिप्टी स्पीकर की जानब से कि यहाँ पे फोर्स दी जाए ताकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जा सके। जब वहाँ पे फोर्स पहुँची और आईजी पंजाब खुद वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद जो उस वक्त की हुकूमत थी उसके अरकान का जो रवैया था वो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह वो पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 3 SP रैंक के अफसरान को भी थप्पड़ मारे गए और उनको उन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कल ये खबर मैंने दी थी और IG ऑफिस के बड़े बावसूख ज़राए के मुताबिक FIR भी दर्ज हो रही है जो पुलिस वालों पर तशद्दुद है। चूँकि डिप्टी स्पीकर की जो FIR है वो हो चुकी है, ये दूसरी FIR रजिस्टर्ड होगी और उसमें ये 14 जो अरकान असम्बली हैं उनकी अभी तक शनाख्त हो चुकी है। अभी भी थाना रेस कोर्स के SHO और जो तफ्तीशी हैं वो मज़ीद फुटेज भी ढूंढ रहे हैं, मोबाइल क्लिप्स भी, और CCTV फुटेज तमाम हासिल कर ली गई हैं। इसमें कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाएगा और जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके इन जो लेकिन इस तरह की जो FIR होती हैं सियासी, ये ज़्यादा देर नहीं रुकती और उसके बाद ये खारिज हो जाती हैं। लेकिन पूरी दुनिया को एक तमाशा ज़रूर दिखाया गया। ये FIR ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। जिस तरह एक ढंडोरा पीटा जाएगा और शोर शराबा होगा और सड़कों पे एहतजाज होगा कि सियासी तौर पे ये भी अब जो मौजूदा अपोजिशन होगी यानी तहरीक इंसाफ के जो लोग होंगे उनके लिए एक ये अच्छा ट्रिक होगा कि इसको यूज़ करेंगे। चूँकि इतनी अग्रेसिव इन्होंने अब अपनी सियासत शो की है कि कोई भी इन पर इल्ज़ाम लगता है तो वो कहते हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है, हमें तो टारगेट किया जा रहा है। खुद ये जो मर्ज़ी कर रहे थे, मीडिया को ये टारगेट कर रहे थे, अपने अपोजिशन को टारगेट कर रहे थे, जिस तरह ये उसको वो कहते हैं हम मेरिट पे करते हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कुछ होता है तो वो कहते हैं कि हमें तो टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। हालांकि इनका रिएक्शन होता है उसका रिएक्शन आ रहा होता है। जो इन्होंने ऐवान में किया वो आप बल्कि सारी दुनिया के सामने है और वो इंतहाई शर्मनाक है कि इजलास जब शुरू हुआ उससे पहले ही शुरू होना था, उससे पहले ही इन्होंने वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, लोटे मारने शुरू कर दिए, तशद्दुद। अच्छा, आपने लोटों की बात की और हमने फुटेज देखी है जी, पूरे रिजवान साहब बॉक्सेस अंदर लेकर आए जा रहे हैं और फिर लोटे हाथ में पकड़ के खवातीन और कान जो हैं जब वो अंदर दाखिल हो रही है उनको दाखिले से भी नहीं रोका गया। इंतहाई अफसोसनाक के रवैये हैं। अरकान असम्बली हैं खवातीन, बिल्कुल उनकी जानिब से जो उनके घरेलू मुलाजमीन थे वो लेके आए थे और वो अंदर तक उन्हें असम्बली के स्टाफ की जानिब से उन्हें जो है वो असिस्टेंस दी गई और उन्हें गो हेड दिया गया कि आप अंदर जाएं। उसके बाद जो है ये असम्बली के जो मुलाजमीन हैं जिन्हें बाद में दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से सस्पेंड भी किया गया, गो के चौधरी परवेज़ लाई साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी ये वो सस्पेंशन नहीं कर सकते थे चूँकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो दायरा इख्तियार था वो 16 अप्रैल तक था। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराने के हवाले से उन्हें पावर्स दी गई थी, उसके बाद जो है वो गैर फाल हो गए थे, वो सस्पेंशन नहीं कर सकते थे। तो ये असम्बली के जो अहलकार हैं और साई साहब आप भी एग्री करेंगे ये चीज़ें प्लान थी, प्री प्लान था सब कुछ। जैसे पूरे लोटे उठा के बॉक्सेस में अंदर लेकर आए गए, फिर खवातीन अरकान सामने लेके जा रही हैं, बाइक भी उनको कोई रोकने वाला नहीं है, फिर इसमें कोई एक बंदा नहीं, इसमें आपने तमाम लोगों को इस प्लान का हिस्सा बना रखा है ना। जो PTI का मेरा ख्याल है जब से ये तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई है कौमी असम्बली से, तो उसमें भी जो इन्होंने जिस तरह इलेक्शन हुआ और फिर अदालतों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसमें अपोजिशन अदालत ना जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? बिल्कुल स्पीकर तो बात नहीं सुन रहे थे। फिर आपने जिस तरह वो तहरीक अदम एतमाद का इलेक्शन करवाया उसमें 15 मिनट तकरीबन पहले स्पीकर साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूँ,
तो अयाज सादक साहब ने अनाउंस किया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पासदारी की गई। इसी तरह जब पंजाब में इलेक्शन होने लगा सूबाई असम्बली में, तो कोर्ट के आर्डरों के बगैर तो आप इसको तहरीक अदम एतमाद के इलेक्शन करवा नहीं रहे। फिर जो कोर्ट के आर्डर्स जिस जिस अदारे को मिले हैं उसने तो इम्प्लीमेंट करवाना है। और बड़ा जो अभी कह रहे थे कि पुलिस क्यों ऐवान में दाखिल हुई, पुलिस को आपने खुद दाखिल करवाया। जिस तरह आपका रवैया था तो डिप्टी स्पीकर की जानब से बुलाया गया, वरना तो पुलिस बाहर खड़ी थी, पुलिस तो अंदर आ ही नहीं रही थी। फिर जब आईजी पंजाब पहुंचे उसके बाद पुलिस अंदर गई है। और ये बड़ी बात है कि आईजी पंजाब खुद वहाँ पे मौजूद रहे जब तक वहाँ पे इलेक्शन रहा। अगर कोई और आईजी होता तो मेरा ख्याल है सीसीपीओ लाहौर इसको लीड करते और वहाँ पे और ज़्यादा ख़राबी होती। तो ये चीज़ें देखना होंगी कि ये जो आपस में इतनी नफ़रत पैदा की जा रही है और आवाम में इतनी नफ़रत पैदा की जा रही है, इसको थोड़ा सोचना होगा कि आइंदा सारी ज़िंदगी पड़ी है इस मुल्क में, अल्लाह करे कि क़यामत तक ये शादोबाद रहे। लोगों में इतनी नफ़रत पैदा ना करें कि वो गली मोहल्ले में एक दूसरे को मारने तक आ जाएं। और जिस तरह की अब सियासत चल रही है, अब हालात बड़े सेंसिटिव हैं और लोग बड़े परेशान हैं। ओवरऑल एक आपको ये भी तो देखना ना कि आप पूरी दुनिया में इमेज क्या दे रहे हैं। और जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये सूरत हाल रही है, इंतहाई अफसोसनाक रही है जी। खैर, इस पर अभी पुलिस की जानिब से तो ये कहा गया है कि गिरफ्तारियों का फैसला किया जाएगा। इस पर तमाम तर तहकीकात भी चल रही हैं, फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा वक्त दरकार। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ जाना है। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद शो में एक बार फिर से हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। कुछ ब्यूरोक्रेसी में जो तबादले हो रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर जान तब्दील, सकरात अमान राना और वहीद अली विफाक को रिपोर्ट करेंगे रिजवान साहब। है ना, देखें जिस तरह एक असम्बली के अंदर बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ, लड़ाई झगड़ा, FIRs होंगी, बल्कि हो चुकी हैं डिप्टी स्पीकर के तरफ से जो उन पर तशद्दुद किया गया। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी गलत रवायात जो हैं उनकी दाग बेल डल चुकी है। ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है कि जी ये ब्यूरोक्रेसी PMLQ के साथ जुड़ी हुई है, ये मुस्लिम लीग नून की है, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये PTI के लोग हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि इनको तो सियासत से बालातर पब्लिक सर्वेंट, इनको सियासत से बालातर होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, ब्यूरोक्रेसी को उनका तसलसल बरकरार रखने का मशवरा देना चाहिए। जो भी वज़राएं, जो भी उनके ऊपर बॉसेज आके पॉलिटिकल बैठते हैं, उनको लेके चलना चाहिए। बल्कि इसकी बजाय होता ये है कि जैसे ही ऊपर से सियासी बॉस चेंज होता है, ब्यूरोक्रेसी का किबला चेंज हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी सिफारशात ढूंढने के पीछे लग जाती है कि जी अब जो हमारे बॉस चेंज हुए हैं, इनका कुछ सिफारशी हमें मिले ताकि हम किसी अच्छी जगह पे जाके पोस्टिंग ले लें। PTI का जब दौर था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उससे पहले चल रहे थे, जैसे ही बुज़दार साहब आए तो साउथ से ताल्लुक़ रखने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे जनूबी पंजाब से, वो हरकत में आ गए और उन्होंने जो उस एरिया के हर दौर में होता है, ये एक रिवायत बना ली गई, ये रिवायत बन चुकी है। अब जो यहाँ पे वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आमिर जान साहब, या इनसे पहले जो सेक्रेटरी रह चुके हैं ताहिर खुर्शीद साहब, या उनसे पहले डॉक्टर राहील सिद्दीकी साहब थे जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इन सब ने अपने ऊपर छाप लगवा ली कि ये PTI के ब्यूरोक्रेट हैं। इन्होंने पब्लिक को डिलीवर नहीं करना, बल्कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल बॉसेस के इशारों पे नाचना है। जो वो कहेंगे ये वही करेंगे। इन्हें मफाद आमा से कोई गर्ज नहीं है। बल्कि यहाँ पे ज़ुबान ज़द आम ये बातें होती रहीं कि जी आपने DC लगना है या DPO लगना है तो आप ताहिर खुर्शीद साहब से रब्ता करें। और पैसे चलने के हवाले से भी जो है वो यहाँ पे बाज़गस रही कि जी 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए तक जो है वो DC का रेट चलता रहा पंजाब के अंदर। बल्कि मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने अपना नाम सिगाए राज में रखते हुए इस शर्त पे ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पे SNGAD में था तो मुझे एक एरिया के एक बड़े सरमायाकार का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा जी मैं आपसे मुलाकात चाहता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि जी आप आएँ मेरे पास, ये OSD थे, उन्होंने कहा कि जी DC शिप के लिए आपका पैनल में नाम गया हुआ है वज़ीर आला के पास, अगर आप विलिंग हैं कि उस ज़िला में जिसके लिए आपका पैनल में नाम है लगना चाहते हैं तो मैं आपके बिहाफ पे पैसे दे देता हूँ। अच्छा। तो आप आ जाएं मेरे ज़िला में। उन्होंने कहा कि जी आपका काम क्या है, तो उन्होंने कहा जी मुझे कोई 2-3 NOC चाहिए।
अच्छा। उसके बाद उन्होंने किसी से मशवरा किया जिनसे वो मशावरत करने के बाद इस तरह का डिसीजन लेते, तो उन्होंने कहा कि जी ये बड़े इलीगल कामों में इन्वॉल्व हैं, तो आप इनसे पैसे ना दिलवाएं। तो ये एक आम ओपन सीक्रेट है कि अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो दो धड़ों में तकसीम है कि जी एक ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, या जिनके पास तगड़ी सिफारिश नहीं है और वो बेचारे खुडे लाइन रहते हैं, उनको कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती है। और ना इसमें एक और चीज़ भी है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ वाज़ेह है कि, और ये लोग बड़े खुश हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज़म खान साहब थे पीएम के साथ, तो वो बिल्कुल ऐसे ही थे कि पीएम है, और पीएम ने जो इमरान खान साहब थे, जो इनका आखिरी रोज़ था, तो उस दिन उनको नोटिफिकेशन निकाला और उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करवाया। और जब शहबाज शरीफ साहब आए तो जो उनके करीबी ब्यूरोक्रेट्स थे वो पीएम हाउस में पहुंच गए, और बाकायदा डीजी एक्साइज जो थे मोहम्मद अली रंधावा, वो एक दिन पहले वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग के लिए गए हैं, और वहाँ से आज तक लाहौर वापस नहीं आए। वो वहीं से पीएम ऑफिस में गए हैं, पीएम जब वो वहाँ पे उनका इस्तकबाल हो रहा था तो उसमें मौजूद थे। उसके बाद उनके आर्डर हो गए कि वो PSO टू शहबाज शरीफ होंगे, और उसके बाद यहीं से जो छोड़ने की रिपोर्ट है वो चली गई, और वो इस्लामाबाद गए और वापस नहीं आए। अब जो पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो अभी जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए अपना काम देखना भी शुरू कर दिया है। और जो साबका दौर में हुआ, जिस तरह आहद चीमा को टारगेट किया गया, फवाद हसन फवाद को किया गया, बिल्कुल उन पे करप्शन के इल्ज़ामात होंगे, लेकिन उनको शहबाज शरीफ जेल में मुलाकात के लिए जाते थे तो इस पर पक्की छाप थी कि वह नून लीग के लिए काम करते हैं, ना कि अपने कैरियर के लिए काम कर रहे हैं, ना कि इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। जब एक सियासी बंदा आपको जेल में मिलने जाता है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आप उनके करीब हैं, और जब दूसरी मौजूदा उस वक्त की गवर्नमेंट उनको जेल में डाल रही है तो ये भी चीज़ वाज़ेह हो रही है कि वो उनको टारगेट कर रही है कि ये नून लीग के साथ अटैच थी। सही। तो ये ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप पे सियासी छाप लगवा ली है। कुछ अफसर हैं जो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नून लीग को सपोर्ट करते हैं, कुछ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जिस गवर्नमेंट का दौर चल रहा होता है वो लोग फ़रौन बन के बैठे होते हैं, अपनी मर्ज़ी के काम करवाते हैं। देखें, ब्यूरोक्रेसी ने जो जिस भी महकमे का जो वज़ीर है, अगर महकमा हेल्थ का मिनिस्टर जो है वो अगर हेल्थ सेक्रेटरी को कोई आर्डर पास ऑन करता है या DG हेल्थ को, तो उन्होंने ओबे करना है, उस आर्डर की ताबेदारी उन्होंने करनी है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि जब वो अगर उन्हें पॉलिटिकल बॉसेस जो हैं कोई गलत आर्डर करते हैं तो मिनोवन उनके आर्डर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। उन्हें सही बात स्याह बात की जाती है, सफ़ेद की जाती है, वो उसको मिनोवन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी को अपने ऊपर जो है नज़रसानी करना होगी और गलत बातों के ऊपर स्टैंड लेना होगा। आप देखें, पंजाब के अंदर जब मुस्लिम लीग नून वाली रजीम चेंज हुई, PTI ने यहाँ पे आके अपनी हुकूमत कायम की, पंजाब में बुज़दार साहब यहाँ पे वज़ीर आला बने। उसके बाद हुआ ये कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी ज़्यादातर जो है इम्प्रेशन यही था कि वफाक कंट्रोल कर रहा है। आज़म खान साहब की पॉलिसीज़ चल रही हैं, शहजाद अकबर साहब मुख्तलिफ महकमों को हेड कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, और बुज़दार साहब जो हैं वो माइनस हैं, वो किसी और तरफ लगे हुए हैं। लेकिन हुआ ये कि जो गलत अहकामात ऊपर से आते थे, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उन्हें मिनोअन तस्लीम करती थी और उनको इम्प्लीमेंट करती थी, और अपने बॉसेस को खुश करने के लिए वो दौड़ में लग जाते थे कि जी ऊपर से आर्डर आ गए तो हमने ये करना है। यहाँ पे बेशुमार लोगों के ऊपर पर्चे कराए गए, हालांकि वो FIR जो हैं कवानीन के अंदर उनकी गुंजाइश नहीं थी। मैं स्पेशली बात करूँगा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की पंजाब में। एहतसाब के नाम पे पंजाब के अंदर एंटी करप्शन में जो आम पब्लिक जो जाती थी एंटी करप्शन के दफातर में, तो उनकी एप्लीकेशंस आती थी लेकिन उनको डिपार्टमेंटल कर दिया जाता था। हज़ारों एप्लीकेशंस थी जो कि करप्शन की, जो कि एंटी करप्शन की प्राइम ड्यूटी थी, लेकिन एंटी करप्शन अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने पे लगा रहा, शहजाद अकबर साहब को खुश करने पे लगा रहा, जो कि मुशीर बराए एहतसाब थे प्राइम मिनिस्टर के। तो वहाँ से ट्वीट आते थे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो पंजाब में बैठी हुई जो एंटी करप्शन की ब्यूरोक्रेसी थी, बजाय इसके कि वो एंटी करप्शन के कवानीन को इम्प्लीमेंट करते और लोगों को रिलीफ देते, उन्होंने किया ये कि जो ऊपर से आर्डर आते थे वो उस पर अमल दरामद कराते थे, और FIR बनती थी या नहीं बनती थी वो FIR दे देते थे। रिजवान साहब, अब हम तो ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये तब्दील नहीं होने वाला एक रवैया, ये वतीरा बन चुका है, हर दौर में होता आ रहा है और ये आगे भी इस तरह होता रहेगा। और फिर जो इनका बुनियादी काम है ब्यूरोक्रेसी का, ये छोड़ देते हैं और बस इन्होंने
अपने ताल्लुकात बनाने में और अपने काम सीधे करने में रहना है। खैर, सूबाई काबीना की बात कर लेते हैं। सलाह मशवरे इसके लिए जारी हैं। बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, इमरान नज़ीर, हसन मुर्तज़ा के नामों पर गौर किया जा रहा है। साहिर साहब क्या कहेंगे? ये ना पहले वज़ीर आला साहब हलफ तो उठा लें, उसके बाद कबीना का भी देखा जाएगा, लेकिन कबीना वही बनेगी मेरा ख्याल है जो पिछली चल रही थी। कोशिश की जाएगी कि उन्हीं लोगों को जो उनकी मुतलका मिनिस्ट्रीज थी वो चूँकि उसमें स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, उनके 2-3 दौर गुजरे हैं, तो मेरा ख्याल है कोशिश यही की जाएगी कि वो वाली कबीना ही लेके आई जाए ताकि चीज़ों को कुछ बेहतर किया जा सके। इनके पास वक्त थोड़ा है, डिलीवरी इन्होंने करनी है, तो उसके बाद अच्छा, और जो हमने माजी में देखा जो इनके पास ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक में से किसी एक को सेहत पहले भी इनके पास यही था, और फिर इसके बाद बिलाल यासीन पहले भी वज़ीर खुराक ही थे, और इसके बाद खलील ताहिर सिंधु पहले भी मेरे ख्याल से अक़लियती है तो ऑलमोस्ट वही वो एक्साइज के स्पेशलिस्ट हैं, उनको एक्साइज की मिनिस्ट्री दे दी जाएगी। ये चीज़ें चूँकि इनको पता है तो कोशिश यही की जाएगी कि इनके पास जितना भी वक्त है उसमें बेहतर डिलीवरी की जाए, पब्लिक को कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाए ताकि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें वोट लिए जा सकें। लेकिन जो दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्ट हुआ है वो भी आपको पता है। अब दोनों पार्टियां कोशिश तो ये करेंगी कि अगला इलेक्शन सीधा करें। अब कबीना नून लीग वही लेके आएगी जो इनकी तकरीबन पुराने लोग थे और उन्हीं मिनिस्ट्रियों पर लेके आएंगे, चूँकि उनको चीज़ों का पता है, हो सकता है वो कुछ स्ट्रीमलाइन कर लें। तो अब देखें क्या बनता है। अभी तो वज़ीर आला का हलफ होगा, तो उसके बाद यह अब कभी को अदालत में जाएंगे, फिर पीटीआई कहेगी जी कि कोर्ट में चले गए हैं, अदालत ने ये हुक्म दे दिया है, उस पर भी ये शोर मचाएंगे। तो अब ये चीज़ें ये पता नहीं कब तक होगा। अब मेरा ख्याल है कोर्ट में ये मामला तो चला गया हलफ लेने का, तो शहबाज शरीफ साहब ने समरी भी भिजवाई थी गवर्नर साहब को। रिजवान साहब, ये क्या मामला ज़्यादा लंबा होता नज़र आ रहा है कि 1-2 दिन में तमाम चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी सेटल? जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। देखें, 1 अप्रैल से अमली तौर पे पंजाब में वज़ीर आला नहीं है बुज़दार साहब के इस्तीफे के बाद, और आमिर अली रामे और खोखर साहब बता रहे थे कि इस कदर काम डिस्टर्ब है, सारी असम्बलियां पड़ी हैं, सीएम के साइन होने का इंतजार किया जा रहा है। हो ये रहा है सरकारी इदारों में, आप पुलिस में चले जाएं, ऑप्शन चले जाएं, आप पीएनडी चले जाएं, आप सिविल सेक्रेटेरिएट चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तमाम ब्यूरोक्रेसी गठजोड़ में लगी हुई है कि हमने आगे प्राइम जो पोस्टिंग्स हैं, अच्छी पोस्टिंग्स हैं, वो कैसे लेनी है। हमने आया अभी ख्वाजा शाद रफीक साहब का दरवाज़ा खटखटाना है, हमने आया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से सिफारिश करानी है, हमने जो दीगर लोग हैं जो करीब समझे जाते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, किसके जाके हमने घुटने पकड़ने हैं और उनसे तरला मिन्नत करना है कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, आप हमें दोबारा से शर्फ कबूलियत बख्शें और हमें अच्छी पोस्टिंग दे दें। अभी ब्यूरोक्रेसी इस जोड़ तोड़ में अभी मैंने दफातर में ये देखा है कि जो नून लीग के दौर में अच्छी सीटों पर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के ज़माने में वो बड़े खुडे लाइन रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही खुश हैं जैसे ईद आने वाली है ना। बिल्कुल वो सोच रहे हैं, मैंने देखा उन्हें ये है कि शुक्र है कि हमने अच्छी पोस्टिंग नहीं ली। मैंने देखा है, मैंने एक्साइज में, जेल में, किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक तो काम कोई नहीं हो रहा, बिल्कुल हर चीज़ रुकी हुई है, और दूसरा जो लोग पिछले दौर में खुडे लाइन रहे हैं वो इतने खुश हैं, ऐसे उनको देख के लगता है कि उनकी खुशी दीदनी है कि इनको अच्छी पोस्टिंग मिलने वाली है। वो अपने आप को शो करवा रहे हैं कि देखें अब हम ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल करवा सकते हैं, चूँकि हमने 3-3.5 साल बड़ा गलत जगह पे गुजारे हैं और किसी ने हमें पूछा नहीं है, अब हमारी हुकूमत आ गई है। तो ये बड़ा आप कभी आपका किसी डिपार्टमेंट में चक्कर लगे और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को मिलेगी तो उसमें बिल्कुल आपको ये तासर जाएगा कि ये लोग इस वक्त बड़े खुश हैं। और जो पीटीआई के लोग हैं वो ढूंढते फिर रहे हैं कि अब किसको कहा जाए, हम कहाँ से निकले। नहीं, तबादला तो होगा। इन पे सूबा बदरी की तलवार लटक रही है। अब ये मसला है कि वो पंजाब से जा रहे हैं, तो पंजाब हर अफसर की किसी भी डिपार्टमेंट का है, उसकी कोशिश ये है कि वो पंजाब में नौकरी, यानी ये हमारी सियासी सूरत हाल जब तब्दील होती है तो किस तरह से ये इन लोगों पे भी असरअंदाज होती है। कोई वफादारियां तब्दील कर लेता है, कोई शुक्र अदा करता है, कोई ईद वाला समा होता है, जैसे कि सही साहब कहते हैं। ब्रेक का कह रही है मुझे आयशा, ब्रेक ले लेते हैं, फिर अगली खबर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, और अब अगली खबर की तरफ बढ़ना है। अगली खबर है जी सर्विसेज हॉस्पिटल से, जहां पर इंसुलिन की फराहमी अब बंद हो चुकी है। शुगर के मरीज़ों के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं। इससे पहले हमने देखा कि जी कीमतों में इजाफा हो गया था, इंसुलिन की भी, दीगर अद्वियात भी जो हैं शुगर के पेशेंट्स की उनकी भी, यानी मुफ्त इलाज की सहूलत तो ना होने के बराबर रह गई है। वो सेहत कार्ड कहाँ गए जो कि आवाम के लिए थे। फिर उसके बाद ये जो छोटी छोटी सेहत सहूलियात दी जा रही थी
आहिस्ता आहिस्ता इनकी फराहमी, और अभी जो ये हमारी सियासी सूरत हाल है इस पर मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो कुछ बेहतरी की तरफ जाना जो है पॉसिबल नहीं है। रिजवान साहब क्या कहेंगे आप? देखें, ज़ाहिर चौधरी साहब की ये खबर है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जो शुगर के पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें इंसुलिन की फराहमी जो है गुज़श्ता कई माह से बंद है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक तरफ आप हेल्थ सेक्टर में आप देखें कि इमरान खान साहब जब जलसे जुलूस करते थे 2018 से पहले, तो वो हेल्थ की बात करते थे, वो एजुकेशन की बात करते थे। फिलहाल जो जलसे जुलूस कर रहे हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं अब नहीं, वो जब हुकूमत में थे तब भी बात उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बात करना छोड़ दिया था, क्योंकि शायद जब वो आए तो उन्हें लगा कि अब ये फिजिबल नहीं है, और वो हेल्थ कार्ड की तरफ ले गए। और आखिरी जब उनका साल चल रहा था, हेल्थ कार्ड आ गए, उसकी बड़ी तशहीर की गई। ये अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये जिस तरह से एडवर्टाइज़ किया गया था वैसा होता और लोगों को रिलीफ मिलता, और कुछ अजला में लोगों को रिलीफ मिला भी है। और जिस तरह कहा जा रहा था कि जी 10 लाख रुपए तक जो है वो आपकी लिमिट होगी, और फैमिली के सरबराह को कार्ड इशू किया जाएगा, और उसमें जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो 10 लाख रुपए की लिमिट के अंदर अंदर जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकेंगे। गो कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, उसमें ऑपरेट कराने की सूरत में फैसिलिटेशन थी, जबकि जो आम आप आउटडोर में जाते हैं या बाकी उसके अंदर वो कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये जिस तरह से बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, मौजूदा हुकूमत को चाहिए, वफाक में जो हुकूमत आ चुकी है और हल्फ लेने के बाद यहाँ पे हमजा शहबाज होंगे, नून लीग होगी पंजाब में भी, और ऊपर वफाक में तो आई गई, तो इन्हें चाहिए कि उसको बेहतर करके रिफॉर्म्स करके उसके अंदर जो अगर कोई खामियां थी तो उस प्रोजेक्ट को, वैसे ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग आते ही जो है वो दूसरे जो पहले प्रोजेक्ट हैं उनको फुल स्टॉप लगा देते हैं, ताकि उसके ऊपर तस्वीरें किसी और की पब्लिश हुई होती हैं, क्रेडिट किसी और का होता है। चीज़ें हैं बराह रास्त आवाम को, पब्लिक के लिए हैं, उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। और अगर यहाँ पर भी आपने सिर्फ ये देखना है कि लेबल किसका लगा है, तस्वीर किसकी लगी है, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, तो फिर ये चीज़ें मेरे ख्याल से अवामी मुफाद की नहीं रहती हैं, फिर ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तशहीर तक रह जाती हैं। ऐसे ही हमारा जो कल्चर है ये इसी तरह का ही है। जो सियासी लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि दूसरे का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह हो के लोग उसको, जब तक कोई अपने नाम की तख्ती ना लग जाए तब तक काम लोग उसको अप्रिशिएट करें और फिर उनको इलेक्शन में फ़ायदा हो। पीटीआई का जो था मंशूर वो एजुकेशन था, हेल्थ था। खान साहब तो अच्छे भले खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, और कप्तानी की वजह से हम तंग हैं। उनको तो पता है कि जो ग्राउंड में बंदा खेल रहा होता है उसको तनकीद करने वाले से बेहतर चीज़ों का पता होता है। नून लीग ने अब कोई ऐसे नारे नहीं लगाए कि वो महंगाई ख़त्म करेंगे, वो इस तरह की फैसिलिटी, वो चूँकि 2-3 दफ़ा रह चुके हैं। मेरा ख्याल है अब आइंदा इमरान खान साहब का भी इस तरह के नारे नहीं मारेंगे कि हम महंगाई खत्म अभी भी देखें ना, इमरान खान साहब या तो मजहब कार्ड या फिर एंटी अमेरिकन कार्ड खेल रहे हैं, इसके अलावा दूसरी तीसरी कोई बात नहीं कर रहे। वो महंगाई की अब बात नहीं करते, क्योंकि हुकूमत में रह के जिस तरह शाही साहब ने बात की है, बड़ी वैलिड बात की है इन्होंने, कि हुकूमत में जाके उन्हें एहसास हुआ कि बाहर बैठ के हुटिंग करना बड़ा आसान होता है, बातें करना, मशवरे देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, जब आप गवर्न कर रहे होते हैं तो चीज़ों को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। उनके पास अब उनके जो मुशीर हैं उन्होंने यही मशवरा दिया है कि आप एंटी अमेरिका बात करें, आप रिलीजन के हवाले से बात करें, चूँकि हमारी पब्लिक का मिजाज ये है कि इसको अपने असल मसाइल की जो है वो निशानदेही से कोई गर्ज नहीं है कि हमारे मसले क्या हैं। हमारे जो असल मसाइल हैं, बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, लोगों की रेजिडेंट्स के इशूज़ हैं और बड़े मसाइल हैं। लेकिन लोगों को जब आप भले उसके अंदर जो है रियलिटी ना हो, लेकिन जब आप स्लोगन के तौर पे मजहब को एक ढालते हैं और लोगों को ये आप कहते हैं मैं रियासत मदीना बनाने जा रहा हूँ, तो लोग अपने सारे मसाइल भूल जाते हैं, क्योंकि हम एक मजहबी मुआशरा है। जब आप एंटी अमेरिका बात करते हैं तो लोगों को मसाइल भूल जाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं ये अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। ये आप देखें तो जब मियां नवाज शरीफ जीते थे पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के मुकाबले में, तो तब भी अखबारात ने ये सुर्खियाँ लगाई थी कि जी अमेरिका की जो इत्तेहादी हुकूमत थी, जो अमेरिका के आशीर्वाद से हुकूमत आ रही थी, उसको जो है मियां नवाज शरीफ ने हरा दिया। तो ये एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन है जो कि सेल होता है, जो बिकता है सोसाइटी के अंदर। आप मजहब को ले आएँ, आप एंटी अमेरिका बात करें तो लोग आपके पीछे निकल आते हैं।
तो इमरान खान साहब भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। फिलहाल तो यही करते नजर आ रहे हैं। ये अपडेट आप तक पहुंचाई, इसके साथ ही जी नाज़रीन हमें जाने एक ब्रेक की तरफ। रिजवान साहब आपका भी शुक्रिया, साई साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, फिर शो में हाजिर होते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, बहुत ही आज का हमारा अहम टॉपिक है गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में। इनकी खिदमात क्या हैं, किस तरह से ये अपनी खिदमात पेश कर रही हैं, और इसके साथ साथ इनका दायरा कार कहाँ तक है, कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से लोग इस ट्रस्ट का हिस्सा बने हुए हैं, बन सकते हैं, यानी कौन कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह से जो है वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए या फिर वो लोग जो डिज़र्विंग नहीं हैं उनके लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवाना चाहूँगी जी। सदारती अवार्ड याफ्ता समाजी शख्सियत हैं सैयद आमिर जाफरी साहब ने आज के शो में हमें ज्वाइन किया है और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँगी। समाजी, सहाफ़ती और तालीमी हलकों में इंतहाई मारूफ भी हैं, मोतबर भी जाना जाता है। तो अपने मेहमान को आज के शो में हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल खैरियत। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक आज का हमारा है जी गजाली एजुकेशन ट्रस्ट। कुछ बताइएगा, आगाज़ कब हुआ, आइडिया क्या था, मकसद क्या था इस ट्रस्ट के क़याम का? जी, आइडिया इसका तो बुनियादी तौर पे ये था कि पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान को एक बावकार, खुद मुख्तार, कामयाब मुल्क देखने के तौर पे जो है जो हम सब का ख्वाब है कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा पाकिस्तान बन जाए। तो हमें लगा कि पाकिस्तान को अच्छा लगने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर होने के लिए बहुत से इक़दाम लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक लगा कि हमें लगा कि हम तालीम के जो मैदान है उसमें पीछे रह गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि आज 70 साल गुजरने के बावजूद हमारी तकरीबन कोई 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेशो है। हर 100 में 60 बच्चे ग्रेड 5 से पहले स्कूल छोड़ जाते हैं। लिटरेसी रेट आज भी हमारा 60-70% के आसपास जो है घूम रहा है। बजट में हम जो तालीम पे खर्च करते हैं वो पिछली कई दिहाइयों से हम 2.5% से ज़्यादा जो है आगे नहीं जा सके। तो हमें लगा कि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान के नौजवान के अगर वो तालीम में पीछे रह गए और वो पढ़ ना पाए तो हम कोई भी पाकिस्तान, चाहे वो रोशन ख्याल पाकिस्तान हो, वो नया पाकिस्तान हो, वो इस्लामी पाकिस्तान हो, वो खुशहाल पाकिस्तान हो, तो उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता जब तक हम अपने इन बच्चों को, मसलन आप देखें 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और अगले कई साल तक अगर वो स्कूल नहीं जा पाते तो इसका मतलब ये है कि ये मुस्तकबिल के 2.5 करोड़ ख़ानदान है। ये 2.5 करोड़ ख़ानदान कहाँ जा रहे हैं? ये गुर्बत का शिकार होने जा रहे हैं, ये दुख का शिकार होने जा रहे हैं, ये बीमारी का शिकार होने जा रहे हैं। इनके लिए फिर हम चैरिटी इकट्ठी करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, एम्बुलेंसें चलाएंगे, घी के डब्बे तकसीम करेंगे, तो हम इन्हें आज पढ़ा क्यों नहीं देते, हम इन्हें स्कूल क्यों नहीं ले आया है? तो ये बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये फ़िक्र थी, ये सोच थी कि पाकिस्तान के बच्चों को जो है वो तालीम की तरफ लाया जाए। अच्छा, फिर ख़ास तौर पर ये बात थी कि शहरों तक तो हुकूमत पहुंच जाती है, प्राइवेट सेक्टर पहुंच जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान के दूर दराज देहात हैं, छोटे इलाके हैं, जहां गुर्बत है, बेबसी है, बेचारगी है, दुख और तकलीफ़ है और जहां हम नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ जो बच्चे हैं उन्हें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता था कि तालीम की ज़रूरत है। तो हमने ये सोचा कि हम तालीम उनकी दहलीज पर लेकर जाए, हम शहरों के बजाय देही इलाकों को हदफ बनाए। तो हमने फिर 1997 में एक उस्ताद एक क्लास से अपने सफ़र का आगाज़ किया पाकिस्तान के देही इलाकों को फोकस करके, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज 2022 में हम 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 700 तालीमी अदारे पाकिस्तान के देही इलाकों में कायम कर चुके हैं। इन 700 स्कूलों के अंदर तकरीबन 1 लाख बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ये तमाम बच्चे गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रहने वाले हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है हम उनकी दहलीज के ऊपर देने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छा, एक आप कह सकते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, ये सिर्फ दही इलाकों तक ही आपका प्रोजेक्ट महदूद है? मोस्टली आप कह सकती हैं कि हमारा हदफ तो यही था कि शहरों में तो लोग पहुंच जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी पहुंच जाता है, लेकिन जहां आबादी कम होती है, जहां फ़ीस लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ या तो हुकूमत पहुँचेगी या हम जैसा कोई इदारा पहुँचेगा। तो गजाली ट्रस्ट का बुनियादी हदफ तो यही था कि हम देही इलाकों में काम करेंगे। शहरों में लोग मौजूद हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी भी गजाली ट्रस्ट के 90% अदारे जो हैं वो देही इलाकों में हैं,
शहरों में आप ये कह सकते हैं कि वो इलाके जो सबर्ब में थे और अब आज जैसे अब बाराको एक इलाका है इस्लामाबाद का, आज से 20 साल पहले वो एक गांव था, ठीक है, आज वो 20 साल के बाद एक तरह का इस्लामाबाद का एक हिस्सा बन चुका है। तो बाराको में हमारा एक अदारा है जहाँ पर 2000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर ना। तो इस तरह के बहुत से अदारे जो शहर के बढ़ने से शहर में दाखिल। अच्छा जी, अब मयार तालीम वहाँ पे क्या है? हम तो यहाँ पे तालीम के मयार को कहते हैं कि जी बड़े आप किसी नामवर बड़े स्कूल में जाएंगे तो आपका बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा। ये बिल्कुल हमारा शुरू दिन से था कि तालीम में 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। मतलब उसमें किताब अहम है, उसमें जो उसके वसाइल या बिल्डिंग रिसोर्सेज हैं वो अहम होते हैं, उस्ताद अहम होते हैं। उस्ताद सबसे ज़्यादा ये एक तरह का हमें लगा, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा अहम लगा कि उस्ताद सबसे ज़्यादा अहम है कि उस्ताद जो है वो जहन साजी भी करता है, वो किरदार साजी भी करता है। तो गजाली ट्रस्ट ने शुरू दिन से असातिज़ा के ऊपर फोकस किया। एक चीज़, हमारे पास बिल्डिंगें नहीं थी, हमारे पास वसाइल भी नहीं थे। हमने 25,000 से पहला स्कूल शुरू किया था। तो आप ये कैसे, और एक उस्ताद एक क्लास इसलिए कहता कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारे पास कोई हाई फाई बिल्डिंग नहीं थी, हम कोई बहुत हाई एंड मॉडल नहीं था हमारे पास। हम आप जैसे लोग थे जिन्होंने मिलकर कहा कि यार ये काम करना चाहिए, अल्लाह ने बरकत डाली और वो काम फिर फैलता चला गया। लेकिन उसमें अहम चीज़ ये थी कि जो बच्चे हम ले रहे थे वो गांव देहातों के बच्चे थे, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, तालीम का शऊर भी नहीं था, तालीम की वो मार्केट में वैल्यू भी नहीं समझ रहे थे कि भाई हमारा बच्चा पढ़ के क्या मिले, नौकरी तो मिलती नहीं है। ऐसे लोगों को इस पर मुतमईन करना और आमादा करना कि बच्चे को आप भेजें स्कूल, तालीम बहरहाल फ़ायदामंद होगी, उसके अंदर एक मुश्किल टास्क था गाँव के अंदर रहकर कि बच्चों को तो खेतों में भेजना चाहते थे, काम भेजना चाहते थे। तो इसलिए ये एक मुश्किल काम था। हमने उनको राज़ी किया कि आप बच्चों को भेजें, और वो फिर बच्चे चूँकि उनका इंटेक बड़ा कमज़ोर है, बच्चे पढ़ना चाहते नहीं थे, वालिदैन की कोई फिक्र नहीं थी, तो हमारा ये था किसी तरह इनको रिटेन किया जाए, ड्रॉप आउट ना होने दिया जाए, ताकि स्कूल से भागे नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में बहुत सी विंडोज़ इनके लिए ओपन होती चली जाएंगी। तो गजाली ट्रस्ट ने ये कहा कि कोई बच्चा जो गजाली के स्कूलों में आएगा उसे फेल नहीं होना चाहिए, उसे 3rd डिवीजन पास नहीं करना चाहिए, उसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ता चला जाए। हमारा ये ख्याल होता है कि जो बच्चा स्कूल आता है वो सिर्फ किताबें और कापियाँ लेकर स्कूल नहीं आता, वो बल्कि अपने स्कूल बैग में बहुत से ख्वाब लेकर आता है, ठीक है। और हमें उन ख्वाबों की ताबीर उसको देनी है, उसके अंदर उसको स्कूल के साथ जोड़े रखना है। अच्छा, तो ये हम करते रहे। एक बहुत बड़ा इशू है आजकल का जो हमारा तालीमी निज़ाम चल रहा है ना, हमने सिर्फ किताबें पढ़ाने पर, बच्चों के पेपर्स पर, इस चीज़ पर जोर दे रखा है। तालीम के साथ जो तरबियत का फुकदान है, हम नौजवान नस्ल को अगर देखें माजरत के साथ कि सोशल मीडिया पर आपको ट्रेंड्स जो नज़र आते हैं, बच्चों के जो रवैये नज़र आते हैं, हम तालीम के साथ तरबियत नहीं बच्चों। ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही तवज्जो है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो जन्म ले चुका है। पहले जो तालीम थी वो खाली तालीम नहीं समझी जाती थी, बल्कि तालीम और तरबियत एक इकट्ठा लफ्ज़ बोला जाता था। अब मसला ये हुआ कि वालिदैन भी, जो तरबियत का एक अदारा था, जो घर था, वो भी अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा चुका है। माशरे में भी तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और जो स्कूल एक अदारा समझा जाता था कि जहाँ बच्चे की तरबियत की जाएगी, वहाँ भी ये काम नहीं हो रहा। तो ये बहरहाल एक अफसोसनाक सूरत हाल है। गजाली ट्रस्ट ने अपने तौर पर ये कोशिश की है। हम ये समझते हैं कि तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं है तो वो निरी जहालत है, वो जहालत में इजाफे का बाइस बनेगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो गजाली ट्रस्ट ने ये कोशिश की है कि तालीम के साथ साथ तरबियत, और तरबियत में हमारा ये ख्याल है कि वो एक बड़ी टर्म है। वो खाली उसमें तरबियत से मुराद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है, बल्कि उसको एक अच्छा मुसलमान बनाना, एक उसको बेहतरीन शहरी बनाना पाकिस्तान का। मसलन वो झूठ से नफ़रत करे, वो वादा पे पूरा उतरे, वो बड़ों का एहतराम करे, वो छोटों की शफकत करे, वो कानून का एहतराम करे, वो सफाई का ख्याल करे, वो उसके लिए पूरा हमने एक निसाब तरतीब दी है, और उसको फिर असातिज़ा से लेकर बच्चों तक साजी भी जी बिल्कुल बुनियादी ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाई जा रही है? क्लासेस तो हम बिल्कुल शुरू से लेकर, जिसे हम कहते हैं कच्ची पक्की से लेकर, ठीक है ना, वहाँ से लेकर जिसको अब आप यहाँ नर्सरी और प्रेप और क्लास 1 से लेकर हम इंटरमीडिएट तक जो है हम पढ़ा रहे हैं इस वक्त ना। सही। अच्छा जी, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, तालीम क्या मुकम्मल तौर पर फ्री है? नहीं, इसमें हमने जब शुरू किया था तो उस वक्त हमने जहन में रखा था कि पाकिस्तान में फ्री चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो हम ये तसव्वुर और शऊर भी देना चाहते थे लोग कि तालीम को लोग वैल्यू दें, ठीक है। उसके लिए हमने पहले शुरू में जो रखी 50 रुपये फ़ीस रखी थी। अच्छा। कि कम से कम एक टोकन होना चाहिए, और वालिदैन से हम कहते थे कि, और फिर वो अब 400 रुपये तक आ गई है, और उसमें हम ये कहते थे वालिदैन से कि आप सिगरेट छोड़ दें, कम कर दें, लेकिन बच्चे की तालीम पे कुछ ना कुछ खर्च करें, ठीक है, रस्म व रवाज पे कम खर्च करें, ठीक है, तालीम पे खर्च करें। इसके अंदर ना ये मैसेज हम उनको देना चाहते थे इसमें। आज भी गजाली में अगर 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें 50% बच्चे फ्री हैं,
50% बच्चे जो दे सकते हैं, और एक हमने लोकल स्कूल कमेटी बनाई होती है हर स्कूल के साथ कि जो रिकमेंड कर देती है कि ये इसके, चूँकि वो लोकल जानते हैं कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, वो एक फॉर्म फिल कर देते हैं कि ये बच्चा या इसके पेरेंट्स जो हैं ये फ़ीस नहीं दे सकते तो उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए या कम कर दी जाए, वो फिर हम फौरी तौर पे उसकी रिकमेंड भी कर सकते हैं। लेकिन हमने एक नॉमिनल, चूँकि फिर ये एक आप ये भी ज़हन में रखें कि स्कूल जो है ये चलाना कोई आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पे देही इलाकों में नॉट फॉर प्रॉफिट लेवल के ऊपर चलाना। आप ये देखिए कि आप आम चैरिटी करते हैं तो आप एक चैरिटी करते हैं, अगले दिन आपने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया और फारिग हो गए शाम को, कंबल तकसीम किए फारिग हो गए आप शाम को। तो लेकिन ये जो स्कूल है और तालीम का काम है ये आप फारिग नहीं हो सकते। ये जिस दिन आप शुरू करते हैं उसके बाद उसका साइकिल चल पड़ता है। वहाँ पर टीचर्स हैं, वहाँ आया जी हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, हर रोज़ आना है, उनके साथ ख़ानदान जुड़े हुए, वो पूरा निज़ाम सस्टेनेबल होना चाहिए, तब आप चीज़ों को आगे लेके चल पाते। सही। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ मुझे ये जानना है कि वो लोग जो कि हमारा शो देख रहे हैं दूर दराज देहातों में जानना चाह रहे हैं कि गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के ये स्कूल कहाँ, उनको अगर इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसका एक तो गजाली ट्रस्ट की वेबसाइट के ऊपर वो जाकर जो है मालूमात ले सकते हैं। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट का टेलीफोन नंबर जो है आप नेट पे सर्च करेंगे आपको फौरी मिल जाएगा। यानी नेट के ऊपर हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम स्कूलों की लिस्ट मौजूद है, वहाँ से मालूम हो जाएगी। आप टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको तफसील मालूम हो जाएगी इसके अंदर। तो ये कोई ऐसा मुश्किल, और ये लेकिन ये चूँकि ये स्कूल हैं रूरल डेप्थ के अंदर, छोटे इलाकों के अंदर, यानी सिंध के रूरल एरियाज़ के अंदर, मुजफ्फरगढ़ के अंदर, डीजी खान में, लाइक दैट ना, शहरों में नहीं है। तो आपको, और छोटे स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल नहीं है, ऑन एवरेज 150-200 बच्चे पर स्कूल जो है उसके अंदर मौजूद होंगे, तो वो आपको मालूम करना कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है उसका। सही। इसके साथ साथ असातिज़ा जो कि आगे बढ़कर बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जो कि वॉलंटियर हैं, कि वो भी जाएं और अच्छे काम का हिस्सा बने। ये बहुत ही आपने बड़ी अच्छी बात की। हम यही चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए हमारी यूथ तक ये मैसेज जाए कि ये काम हो रहा है और ये अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। और ये काम उन्हीं जैसे नौजवानों ने, आज से 20-25 साल पहले हमने जब शुरू किया तो हमारी एज तो यही एज थी जो 27-28 साल की एज थी, और उसमें हमने ये सोचा कि एक उस्ताद एक क्लास से भी काम कर सकते हैं। तो आप देखें 1 लाख बच्चे हैं, 700 स्कूल हैं, 4,500 असातिज़ा इसके अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है देही इलाकों के अंदर। तो गुज़श्ते साल सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ जो है इस काम के लिए हमें दिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम, जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा गलत काम हो सकता है और उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, मैं समझता हूँ भलाई और नेकी काम के अंदर भी कोई रुकावट नहीं है। आपने अज़म करना है और आपने फैसला करना है कि यार हम कुछ कर सकते हैं, हम तब्दील कर सकते हैं कोई चीज़, तो ये काम हो सकता है। तो हमारे जो नौजवान ये देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं समझता हूँ कि उनको इसमें हमारे साथ शामिल होना चाहिए। हमें बहुत शदीद ज़रूरत है कि नौजवान लड़के लड़कियाँ हमारे पास आएँ और हमारे साथ इंटर्नशिप करें। हमारे नौजवानों में इस चीज़ का बहुत है कि वो आगे बढ़ के कुछ करना चाहते भी हैं। बिल्कुल इसमें शामिल हो सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। और हमारे पास पूरा एक निज़ाम मौजूद है उनको अपने साथ लेके चलने का। अच्छा आमिर साहब, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आई मच से कि इसको आपको शहरों की तरफ भी लेकर आना है। यहाँ पर भी अगर हम चाइल्ड लेबर देखें बहुत आम है, बहुत सारे बच्चे शहरों में भी दूर दराज ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर हमारे यहाँ झुग्गियाँ यहाँ पर इतनी हैं जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल। आपकी बात दुरुस्त है। हम काफ़ी अर्से तक तो हमने इससे अवॉइड किया, और वो इसलिए कि अगर हम इधर आ गए तो फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई नहीं जा रहा, तो वो एक हमारे लिए फोकस हमारा जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, जैसे ये अदारा लोगों के सामने आ रहा है, आपका ही प्रोग्राम ये अवेयरनेस का बाइस बन रहा है, तो पिछले 30-40 सालों में ये भी हुआ है कि गुर्बत शहरों में बड़ी भी है। ठीक है, शहरों में लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है इसके अंदर गांव की निस्बत ना। तो अब लोग बहुत ज़्यादा तकाजा करते हैं गजाली ट्रस्ट शहरों के अंदर भी आए और वहाँ जो गरीब बच्चे बच्चियाँ हैं उनकी तालीम, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा प्रोग्राम है जिस तरह हमारे दीगर प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह आप स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, एक्सीलरेटेड लर्निंग जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और उनकी उम्र बड़ी हो गई है उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली शहरों के अंदर भी आएंगे इंशाल्लाह। सही। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि एक तो पाकिस्तान के साथ जो है नाउमीद ना हो, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है और यहाँ नेकी और भलाई करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं और लोगों के ज़रा दिल टूटे हुए हैं, उनका ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन अगर लोगों को मालूम हो जाए कि ये फ़र्द, ये अदारा, ये काबिल भरोसा है, तो जानो माल उसके ऊपर लौटाने के लिए तैयार हैं उसके लिए। ये हमारे कौम के अंदर ये चीज़ जो है वो मौजूद है। बस आप अपने अज़म के साथ आप आएँ कि हमने
अपने कैरियर को भी बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ हम पाकिस्तान को भी कुछ देना चाहेंगे। क्योंकि मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में जाता रहा हूँ और मैं बाहर से पढ़ा भी हूँ। मैं समझता हूँ कि जब भी मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ जो दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ जब मैं बैठता था तो मेरी पहचान उस वक्त ना सैयद थी, ना पंजाबी थी, ना जो है कोई और नस्ल और वो थी। मेरी पहचान एक ही थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारी पहचान जो है, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, उनके पास अमेरिकन या ब्रिटिश पासपोर्ट भी हैं, लेकिन वो आज भी पाकिस्तानी कहलाते हैं वहाँ पर। तो ये हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है, इससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना हम अलग हो सकते हैं। तो हमें अपनी शनाख्त को मजबूत बनाना है और इसको बेहतर बनाना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जो आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इसको इसी तरह से आगे जारी रखें। और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे प्रोग्राम जो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, कार खैर है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। गजाली ट्रस्ट की वेबसाइट पर आप राब्ता करें, आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़िर, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। जी, हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं और सेगमेंट्स में सबसे पहले आज की हेल्दी टिप। अच्छा जी, रहमान आज हमें ज्वाइन कर रही हैं और आज की हेल्दी टिप हमें रहमान बताएंगे। आज की टिप क्या है, आज कौन सी एक्सरसाइज रहमान हमें सिखाने वाले हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ओवर टू यू रहमान। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आपका लाइफ कोच रहमान अब्बास आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। माह रमज़ान है, ख़ुद को फिट भी करना है, तो इसलिए मैं बार बार वो अलार्म की तरह आपको बताता रहूँगा कि ख़ुद को फिट कैसे करना है। तो आज के वर्कआउट में, आज के वर्कआउट में, क्योंकि हम जितना भी वर्कआउट बताते हैं वो मेल फीमेल खवातीन और मर्द हजरात के लिए घर में ईजिली वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज का वर्कआउट स्पेशली है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट, पुशअप्स टाइप्स डिफरेंट, और उसके साथ कौन सी कम्बिनेशन करनी चाहिए। यस, मोस्टली ऐसा होता है कि पुशअप्स से ना हर कोई बिगनर भागता है। तो आज की स्टेज है बिगनर स्टेज, वो हमें मैट चाहिए, वो करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चले, मेरे पास मैट है, तो मैट पे वर्कआउट करते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि पुशअप सबको बुरे लगते हैं शुरू में मुझे भी बहुत बुरे लगते थे, लेकिन मैं आप बताता हूँ कि उसकी इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज क्या है। तो चलें स्टार्ट करें मैट पे। अब मैट पे जब आपने पुशअप्स करना है, ऑन नीज, घुटनों के, आपने फुल फुट पोजीशन में नहीं आना। घुटनों पे फर्स्ट स्टैंडर्ड पोजीशन में आपने क्या करना है, आपके हाथ और शोल्डर एक पोजीशन में हो, और ये परफेक्ट एक्सरसाइज है फ्लैबी आर्म्स के लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए। इसको आपने इग्नोर नहीं करना, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं, बिगनर लेवल पे, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर नहीं करना। परफेक्ट एक्सरसाइज फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। शोल्डर लेवल आपकी ग्रिप हो, नाउ डाउन, घुटने ज़मीन पे होंगे। ये बिगनर स्टेज है। ओके, स्टार्ट करें। ओके जी, फर्स्ट पुशअप मैंने जब स्टार्ट में किया था मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन अच्छा है, इस तरह फिर आपको आदत पड़ती जाएगी और अच्छा भी लगेगा। नाउ 1 2, देखना आपने स्ट्रेट है, 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने पे जब आप इस तरह सपोर्ट के साथ लगाएंगे बहुत इजी लगेगा। इसी तरह आपने लगाना है, कोई झटका नहीं देना है, कोई प्रेशर को आपने डाइवर्ट नहीं करना इधर उधर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, मुझे अपने फ्लैबी आर्म्स टोन अप करने हैं। वो कैसे करने हैं? फ्लैबी आर्म्स के लिए डायमंड पुशअप्स, लेकिन उसकी बिगनर स्टेज। हाथों को आपने डायमंड शेप में ग्रिप करना है, लाइक दिस। ओके, इसका गैप ज्यादा है। अगर प्रोफेशनल लेवल होगा तो इस तरह क्लोज ग्रिप होगी, लेकिन बिगनर स्टेज है, वो हमने कैसे करना है। ओके, नाउ 1, सारा प्रेशर आपके ट्राइसेप फ्लैबी आर्म्स पे आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 एक्सरसाइजेज फ्लैबी आर्म्स के लिए, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट के लिए, पावर ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने प्लैंक करना है, होल्डिंग।
ताकि जो हमने मसल ट्रेनिंग की है उसको स्ट्रेंथनिंग भी मिले और शिवरिंग ना हो, शेकिंग ना हो, ये ना कांपना शुरू हो जाए। होता है कुछ टाइम के बाद। शोल्डर लेवल ग्रिप, ओके, नाउ स्ट्रेट पोजीशन एंड टाइम आपने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। इस तरह आपने जब आप करेंगे आप बोलेंगे कि सर रहमान हम तो शिवर करना शुरू हो गए, लेकिन इसी तरह स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी। 3 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई। उसके बाद इसकी साथ कॉम्बिनेशन करनी है एक ही एरिया में। मैट ट्रेनिंग है, क्योंकि एक पैटर्न आप बार बार फॉलो करते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता आप बोर हो। डिफरेंट प्लान्स आपके साथ शेयर हो और आप हैप्पी भी रहें, स्ट्रेंथ भी बढ़े, डिफरेंट मसल हिट भी हो। इसके बाद आपने सेकंड प्लैंक आपने स्विच करना है, एल्बो बेंड, बाजू को आपने बेंड करके। ओके, नाउ फर्स्ट स्ट्रेट था, हाथ आपके स्ट्रेट, नाउ होल्ड अगेन। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने 10 सेकंड किया, आपने नहीं करना। इस तरह आपने टाइम बढ़ाते जाना है। ये एक्सरसाइजेस कॉम्बिनेशन परफेक्ट आप कहीं भी चले जाएं, परफेक्ट इफेक्टिव वर्कआउट है, क्योंकि हम वही वर्कआउट आपके साथ शेयर करते हैं जो इफेक्टिव है। इसको आपने करना है, मुझे फीडबैक भी देना है, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है। डाउनलोड करें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा स्केड्यूल है, और स्पेशली डाइट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग आप करते जो डाइट आप प्रॉपरली फोकस ना करो तो ये अच्छा नहीं है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस के साथ लेके चलना है, मुझे बताना है, और कहीं भी आपको ज़रूरत हो मुझे आप कांटेक्ट करें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुश रहें, फिट रहें। थैंक यू रहमान, आपने आज की हेल्दी टिप हमें बताई, आज की एक्सरसाइज बताई, तो ज़रूर आपने अपना फीडबैक हमारे तक पहुंचाना है। कुछ सजेशन है तो वो भी बताइएगा, हम रहमान तक पहुंचाएंगे और ज़रूर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से कहेंगे जी। प्रोग्राम में हमने इससे पहले सेगमेंट्स शामिल किए हैं और प्रोग्राम में आगे चल के हम आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ जी, अगर आप मेरी वार्डरोब, क्योंकि हर रोज़ मेरे से फीडबैक लोग मांगते हैं जब, तो वार्डरोब का भी ज़रूर पूछते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है JDOT पे आप जा सकते हैं, इनकी ज़बरदस्त सी ईद कलेक्शन आई है, जाके आप अपने लिए भी ईद के ड्रेसेस यहाँ से ख़रीद सकते हैं। सो जी नाज़रीन, ये तो थी जी हमारी गुफ्तगू जो हमने आपके साथ की। आगे हमने अपने मेहमानों की तरफ जाना है। जाने से पहले हमने आपको हेल्दी टिप शेयर की, तो हेल्दी रहने का एक और तरीका होता है। खेल हमेशा आपको हेल्दी रखती हैं, और वो लोग जो कि कहते हैं कि जी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि उनके बच्चे हेल्दी भी रहें और कुछ सीख भी लें, तो मेरे ख्याल से फ़ुटबॉल बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। और फिर मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ से प्लेयर्स हम देखते हैं निकलते भी हैं। मियां रिजवान अली साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि ऑनर है, और साथ ही साथ मोहम्मद सुभान डोमेस्टिक प्लेयर हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? रिजवान साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्लेयर्स, ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हम देखते हैं मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी से निकलते भी हैं, ज़बरदस्त खेल भी खेलते हैं। खिदमात कैसे सर अंजाम दे रही मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जी देखें कि पाकिस्तान में जो यूथ है, जो एकेडमी स्ट्रक्चर है, वो हम उसके वो फाउंडर है पाकिस्तान में। 85 में हमने क्लब की बुनियाद रखी, मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी क्लब की। उसके बाद फिर माशाल्लाह उसके बाद 96 में जब वर्ल्ड कप आया जर्मनी में, तो हमने एक ना समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा। उसमें हमारे पास 25 बच्चे थे। फिर हमने आफ्टर 1 मंथ एक और ऑर्गेनाइज़ किया समर कैंप, वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था, 180 बच्चे हमारे पास आए हैं, और 200 बच्चे बाहर बैठे हुए थे जो खेलना चाहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7000 मेंबर हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे पास है। सही। सुभान से मैं जानना चाहूँगी, सुभान आपने कब ज्वाइन की मॉडल टाउन फुटबॉल की? जी मैंने की है 2016 में। ठीक है। मुझे खेलते हुए तकरीबन हो चुके हैं कह लें 5-6 साल, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। अच्छा, जब आपने ज्वाइन की तब आपको बिल्कुल भी फुटबॉल खेलना नहीं आता? मुझे कुछ भी नहीं था आता। ठीक है।
अब मैं टूर्नामेंट्स भी जीतता हूँ, काफ़ी कुछ मेडल्स भी मिले हैं मुझे। ज़बरदस्त। कितना टाइम लगा, कैसे सीखी, किस तरह की गाइडलाइन मिली? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो कि मोटिवेट हो के मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। मुझे मैं बिल्कुल एक रफ प्लेयर था, मुझे नहीं था आता खेलना, बट मेरे जो टीम मेंबर्स से जो खेलते रहे हैं उन्होंने मुझे सिखाया है, कोचेज़ ने सिखाया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल नाउ। सही, ग्रेट। अच्छा जी रिजवान साहब, मुझे ये बताइएगा किस एज ग्रुप से पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉडल टाउन फुटबॉल जी हमारे पास जो बच्चे आते हैं और जो बेटियां आती हैं वो 3 ईयर टू ऑनवर्ड। अच्छा। उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स है, 3 to 5 है, 6 to 9 है, 10 to 12, उसके बाद 13 to 15, 19 फिर सीनियर क्लब आ जाते हैं। उसमें हम डिफरेंट ग्रुप बनाए होते हैं। रूटीन टाइमिंग्स क्या? अभी तो माह रमज़ान चल रहा है ना, वैसे क्या टाइमिंग्स है? वैसे तो जो हमारी टाइमिंग होती है, जो ग्रुप है एक ग्रुप हम करते हैं 1 आवर के लिए, उसमें फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 आ गया, 5:10 to 6:10 आ गया, 7 to 9 आ गया। यानी बच्चों की क्लासेस अगर जा रहे हैं स्कूल्स वगैरह तो वो भी डिस्टर्ब ना हो। हम उसमें ये है कि हमारा ज़्यादातर इवनिंग में प्रोग्राम होता है। ठीक है। क्योंकि हमारे प्रॉपर फ्लडलाइट्स है, ग्राउंड प्रॉपर ग्राउंड्स है, प्रॉपर सिक्योरिटी हमारे पास है। क्योंकि इस सिस्टम में जो इन्वॉल्वमेंट है सारी मॉडल टाउन के जो है ना पेरेंट्स हैं, बच्ची हैं, तो उसमें प्रॉपर हमारे पास फोन कोचेज भी हैं। सही। अच्छा, सिखाने वाले बड़े मैटर करते हैं, स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको। तो आपकी जितनी टीम है जो कि स्टूडेंट्स को सिखाती है, जिसका हिस्सा है, उस टीम के बारे में कुछ बताइए। जो हमारी टीम है, हम हर साल फोन कोच भी लाते हैं फ्रॉम ब्राज़ील से। अभी हमारे पास नाइजीरियन कोच भी है, लोकल कोच भी, हमारे पास नेशनल क्वालिफाइड कोच भी है। उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल फीमेल, जो फीमेल कोचेज हैं वो लुक आफ्टर करते हैं छोटे बच्चों को, बच्चियों को। अच्छा। तो छोटे बच्ची है ना, वो तो एक फन होता है फुटबॉल का। फुटबॉल के साथ उनको रनिंग करवाना, एक्सरसाइज करवाना, स्किल करवाना उनको ना, तो ताकि मालूम वो फुटबॉल से खेलना कैसे है, फीलिंग कैसे होनी फुटबॉल के साथ। सही। तो हमारे पास प्रॉपर क्वालिफाइड कोचेज हमारे पास। सही, क्वालिफाइड कोचेज मौजूद हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कितने सेशन आपके चलते हैं? ज्वाइनिंग कभी भी जो शामिल होना चाह रहे हैं, हिस्सा बनना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाना चाह रहे हैं, या प्रॉपर कोई सेशन ज्वाइन करना पड़ता नहीं, है? इसमें फुटबॉल में होता है कि जो भी बच्चे खेलना चाहते हैं वो बिल्कुल आए, ज्वाइन करें आके। क्योंकि जो रॉ प्लेयर भी होगा, जो किसी ने कुछ अर्सा खेला भी होगा, हम उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, दोनों को ट्रेनिंग करते हैं ताकि सीखने का मौका मिले। रुझान लोगों का कम है फुटबॉल की तरफ, क्यों? इस नहीं, लोग रुझान चाहते हैं कि जी सिर्फ अब, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट का ही एक वो होता है ना, जश्न हो रहा होता है। नहीं, जो मेरी रिसर्च है फुटबॉल पाकिस्तान के ऊपर, इस वक्त वाहिद गेम है फुटबॉल जो प्राइवेट खेली जा रही है, और एक इवेंट में 25 से 30 हज़ार गैदरिंग होती है। अच्छा। ठीक है। और इतनी गैदरिंग सवाए स्टेडियम में, क्रिकेट की बात की आपने, क्रिकेट स्टेडियम में होती है। आप किस जगह चले जाए, मुल्तान चले जाए, फैसलाबाद चले जाए, रहीमा खान चले जाए, लाहौर में इवेंट होते हैं बड़े अच्छे माशाल्लाह, अच्छी खासी गैदरिंग है। क्योंकि ये टाइम कम होता है, ओनली आपको तो 9 मिनट का मैच होता है, तो उसमें फिर हर बंदे के पास टाइम भी होता है देखने के लिए, तो काफ़ी क्राउड आता है, काफ़ी प्राइवेट इस वक्त पाकिस्तान में फुटबॉल बहुत खेला जा रहा है। लड़कियां भी मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में हमने प्लेयर्स देखी, छोटी बच्चियां भी। कितना ज़रूरी है, क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? अक्सर लोगों को लगता है कि लड़कियों के लिए ये वाली गेम्स इतनी ज़रूरी नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ कि बेटियों का ज़्यादा हक है खेलने का। कुछ सारा दिन घर में होती है, उनको आना चाहिए, खेलना चाहिए। और अभी हम अंडर 15 चैम्पियन पाकिस्तान के हम हैं, अंडर 16 गर्ल्स के हम चैम्पियन पाकिस्तान है, अंडर 18 गर्ल्स के हम चैम्पियन पाकिस्तान के। 10 लड़कियां हमारी मुख्तलिफ कंट्री में खेल चुकी हैं। क्योंकि लाहौर में ये वह सेटअप है जहाँ सिक्योर है, जहाँ कोचेज आती हैं, रनिंग जॉगिंग ट्रैक है, हर पूरा फैसिलिटी जो दी जाती है ना, वो हम तमाम बच्चों को देखते हैं। सुभान, आसान है फुटबॉल का सीखने में? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई? इंजरी वगैरह अगर हो जाए, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अच्छा दोबारा ना चोट लग जाए। काफ़ी आसान है, सीखना चाहिए। और इंजरी होती है लेकिन उसको रिकवर ट्रीटमेंट उसकी होती है। अगर हम सही तरह फुटबॉल खेलें तो शायद इंजरी भी बच जाती है। सही। कभी आपको इंजरी हुई ड्यूरिंग प्ले? मुझे काफ़ी दफ़ा हुई है, इवन नाउ मुझे येस्टरडे भी हुई है, लेकिन मैं अब कर रहा हूँ, मुझे उसकी ट्रीटमेंट आती है। किस पोजीशन में खेलते हैं आप? बेस्ट पार्ट? मैं डिफेंडर हूँ। डिफेंडर है, सही। अच्छा, अब ये जो बेसिक्स हैं, टेक्निक्स हैं फुटबॉल की, ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। रिजवान साहब, आसान है, स्टूडेंट्स सीख जाते हैं आसानी से? जितना टाइम रखा गया होता है ट्रेनिंग का, उसमें क्या प्रॉपर सीखा जाता है या फिर आगे उसको एक्सटेंड भी करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि 1 आवर का सेशन होता है हमारा, उसमें हम 25 मिनट्स उनको ड्रिल करवाते हैं, डिफरेंट ड्रिल करते हैं। ठीक है। एटलीस्ट हम 4 to 5 ड्रिल कराते हैं बच्चों को,
उसके बाद ब्रेक है 5 मिनट की, देन 30 मिनट जो हमने ड्रिल कराई होती है वो हम उसको जो मैच कराते हैं आपस में, उसको चेक करते हैं आगे जो ड्रिल कराई है आया बच्चे वही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वो ख़राब तो नहीं कर रहे इसको। और वो जो 1 महीने का सेशन होता है उसमें बच्चे सीख जाते हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये रेगुलर सेशन होते हैं हमारे, क्योंकि इसमें ये नहीं होता कि महीने में प्ले बढ़ने, ये रेगुलर गेम है, रेगुलर सेशन होते हैं। सही। पेरेंट्स को कोई मैसेज रिजवान साहब आप देना चाहें? बिल्कुल, मैं दूंगा मैसेज, क्योंकि ये वाइल्ड फुटबॉल है जो जिसमें बच्चों को काफ़ी चीज़ें सीखने के अवेयरनेस है, नॉलेज है, स्पोर्ट में स्पिरिट है, डिसीजन पावर है, आया कि लीडरशिप क्वालिटीज़ ये भी फुटबॉल से पैदा होती है, ये वैसे एजुकेशन से पैदा नहीं होती। मैं तो यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को भेजें, और सबसे बड़ी बात हेल्थ अच्छी हेल्थी है, बिल्कुल हेल्थी, फ्रेंडशिप पैदा होती है, वो बच्चों को भेजें, स्पोर्ट्स करें, क्योंकि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स लाजमी है। तो बिल्कुल लाएँ, हम वी आर रेडी, हम बिल्कुल अकोमोडेट करेंगे बच्चों को। बाकायदा हमारे पास 700 हाफिज़ कुरान भी है जिनकी फ्री मेंबरशिप है। उसके बाद जो बच्चे खेलना चाहते हैं, टैलेंट है, हम उनकी हेल्प करते हैं बाकायदा। सही, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग जा सकते हैं वो ज़रूर जाना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, लड़कियां लड़के सबके लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मौजूद है। आप अपने बच्चों को ज़रूर ज्वाइन कराएं। सेहतमंद माशरा बनाने के लिए खेल की सरगर्मियों को फ़रोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, सुबह आपके वक्त का भी शुक्रिया। साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।